हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलिए भाई, पिछला लेसन आपने पढ़ लिया होगा। बीच में 2 दिन थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। लेसन शायद बायोलॉजी का आपको नहीं मिला होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स मिल रहे हैं कंटिन्यू। अब कंटिन्यू लेसन मिलते रहेंगे। बीच में कोई और काम, घरेलू काम हो गया था, इस कारण से मैं लेसन रिकॉर्ड नहीं करा पाया था। कंटिन्यू बायोलॉजी के जो भी रिकॉर्ड्स आपने नोट्स तैयार किए हैं उसको आप कंटिन्यू बनाए रखें। और पहले लेसन में हमने बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी शुरू की थी, पादप कार्य की। और पादप कार्य की में पहला जो टॉपिक हमने शुरू किया था वह था जल संबंध। पादपों में जल का क्या संबंध है, इसके बारे में हम पिछले लेसन में थोड़ी सी जानकारी कर ली थी। हमने पढ़ा था कि भाई जल जीवन का आधार है, क्योंकि समस्त सजीव प्राणी, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे सजीव सूक्ष्म जीव हो, सभी में किसी न किसी रूप में जल अवश्य पाया जाता है। और उस सजीव प्राणी में संपन्न होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं, या हमने पढ़ा था उपापचयी क्रियाएं जो भी होगी, उन सारी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक उचित माध्यम की आवश्यकता होगी। और उस माध्यम के रूप में मुख्य रूप से जो कार्य करता है वह जल है। हमने पिछले लेसन में जल के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था कि जल में ध्रुवीय प्रवृत्ति पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पाया जाता है, संसर्जन आसंजन बल भी पाया जाता है, और जल एक सार्वत्रिक विलायक है। ये सबसे महत्वपूर्ण था। सर्वश्रेष्ठ विलायक के रूप में यदि किसी को माना जाता है तो वो कौन है? जल है, अर्थात घोलने वाला पदार्थ। कोई भी विलेय पदार्थ है, उस विलेय को यदि घोला जाए, घोलने के लिए अन्य पदार्थ भी हम काम में ले सकते हैं, परंतु उनमें से सर्वश्रेष्ठ कोई विलायक है तो वो विलायक कौन सा है? जल है। हमने ये चर्चा कर ली थी, क्योंकि सजीव की समस्त जैविक क्रियाएं जो होती है उसको संपन्न करने के लिए माध्यम तो जल है, पर क्योंकि जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है, सभी कोशिकाएं मिल करके अंग का निर्माण, उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करेंगे, और अंग मिलकर के तंत्र बनाएंगे, और तंत्र मिलकर के ही एक बॉडी यानी शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। और उस कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य का लगभग 90% भाग है वो कौन सा? जल है। अर्थात हमने कहा था कि समस्त जैविक क्रियाएं जल में संपन्न हो रही है, अर्थात कोशिका के जीव द्रव्य में ये क्रियाएं वो संपन्न होती है। अब कोशिका के जीव द्रव्य में जो क्रियाएं होती है वो हमने देखा था 2 प्रकार से संपन्न, 2 प्रकार से उस क्रियाओं को, जीव द्रव्य को प्रभावित कर सकती है। एक भौतिक रूप से और दूसरा रासायनिक रूप से। सजीव के शरीर में जो भी क्रियाएं होती है वो मुख्य रूप से कितने? भौतिक दृष्टि से और रासायनिक दृष्टि से। कैसे प्रभावित करेगी, इसके लिए हमने कुल मिलाकर के 5 अलग अलग शब्द लिए थे। अलग अलग क्रियाएं संपन्न होती है 5 प्रकार की, उन्हीं के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और पीछे का आशा करता हूं कि आपको लगभग पूरा समझ में आ गया होगा। आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए होंगे, बुक्स खरीद ली होगी। जब तक लॉकडाउन की स्थिति चलती रहेगी तब तक हमें यूँ ही प्रकार से अध्ययन अपना जारी रखना है। अपना हिम्मत, अपना हौसला नहीं खोना है, बिल्कुल भी तैयारी करते रहे। तैयारी की हुई चीज़ आगे भी काम आएगी, अब भी काम आएगी। आप यूँ मत सोचिए कि पता नहीं कब स्कूल खुलेगी, क्या खुलेगी। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। जितना अपने को टाइम मिल रहा है उसमें 2 घंटे 3 घंटे यदि आप बुक्स पढ़ते हैं, अपना एक टॉपिक्स याद करते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए वो भविष्य में भी और आपके वर्तमान में भी दोनों जगह काम आएगी। इसलिए अपना अध्ययन जारी रखिए, चाहे लॉकडाउन कितने दिन का रहे, क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति है। और हम जानते हैं कि अपने बायोलॉजी वाले या साइंस वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो विपरीत परिस्थितियों के अनुकूलित होना जानते हैं। हम आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं और अनुकूलित होकर भी दिखाएंगे, और इस क्रिया में हम सफल भी होंगे। चलिए अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, विसरण। हमने कई टॉपिक बताए थे, उसमें से पहला अपना जो टॉपिक था वह था विसरण यानी डिफ्यूजन।
ये जो क्रियाएं प्रभावित होती है वो किस प्रकार से होगी, उसी चरणों में पहला अपने पास जो शब्द आता है वह कौन सा आता है, विसरण का। सिंपल सी प्रक्रिया देखिए, अपन रात दिन अपने घरों में आसपास के वातावरण में इस प्रकार का उदाहरण देखते हैं। हमने ये पढ़ा है कि एक पदार्थ जो होता है, पदार्थ के बारे में आप जानते ही हैं क्या होता है पदार्थ। यदि किसी को नहीं जानकारी है, सिंपल चीज़ है, पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है। प्रमुख रूप से हम दो चीज़ें इसकी, वैसे कोई देखिए सिंगल ठोस परिभाषा नहीं दे सकते आप। पदार्थ वह होता है जिसमें क्या होता है, वेट यानी भार होगा, और पदार्थ वह होगा जो स्थान घेरता है। एक सिंपल सी अपनी लोकल परिभाषा अपन कह सकते हैं याद रखने के लिए कि पदार्थ वह होगा जिसमें क्या होगा, भार होगा, और पदार्थ वह होगा जो स्थान घेरता है। मेरे हाथ में चौक है, चौक भी अपने आप में पदार्थ है। चौक भी कैसा है, पदार्थ है, क्योंकि चौक में एक निश्चित भार है, वजन तो होगा ही होगा, और ये अपना एक निश्चित स्थान घेरती है। मैं इसको यहाँ रख दूँ मान लीजिए, तो इतना स्थान इसका हो गया। कोई भी चीज़ आप प्रकृति में देख लीजिए, अपने आसपास के वातावरण में, यहाँ तक कि हम भी यानी सजीव प्राणी भी अपना आप, हम सभी क्या है, पदार्थ ही एक प्रकार की। ये कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं, तीन प्रकार की अवस्थाएं आपने पढ़ी होगी, जैसे ठोस, द्रव्य और गैस। ये तीन अवस्थाएं हैं। प्रकार के आधार पर देखा जाए तो पदार्थ दो प्रकार का हो सकता है, एक सजीव पदार्थ और दूसरा निर्जीव पदार्थ। सजीवता निर्जीवता के गुणों का अध्ययन भी हम कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं डिटेल से, ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो मूल रूप से अपने को देखना है कि विसरण क्या है, यानी डिफ्यूजन क्या है। अपन कई बार देखा होगा आप लोगों ने अपने घर के अंदर, हम सुबह शाम अगरबत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं। अगरबत्ती घर के कोने में जहाँ पे भी फिक्स स्थान होता है भगवान जी के लिए, अपना एक स्थान रखते हैं अपन, और वहाँ हम सुबह शाम अगरबत्ती की। थोड़ी देर बाद में 15 मिनट 20 मिनट बाद में हम देखते हैं कि उस अगरबत्ती की खुशबू अपने पूरे घर में फैल जाती है। नोट किया आपने? आपने ये भी नोट किया होगा कि आपकी क्लास में या कभी विवाह समारोह में आप गए होंगे, यदि किसी व्यक्ति ने सुगंधित तेल लगा रखा है, या आपने जिसको हम सेंट भी कहते हैं, सेंट लगा रखा है, जैसे ही वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की एंट्री होती है उस माहौल में, उस जगह पर, उसकी खुशबू सब जगह फैल जाती है। अपने को उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। कोई केमिकल ले लीजिए आप किसी सार्वजनिक शौचालय जो होता है वहाँ जाके देखते हैं, जैसे भी वहाँ आप गए पेशाब करने के लिए या मूत्र त्याग के लिए, वहाँ देखते हैं एक अजीब सी खुशबू आपको मिलेगी, दुर्गंध कह सकते हैं आपको। तो उस प्रकार से आप आसपास में हर प्रकार के वातावरण में इस प्रकार की सुगंध या दुर्गंध जो भी होती है अपने पास, वो सारी अपने तक कैसे पहुंचती है, कौन सी क्रिया के द्वारा पहुंचती है। यहाँ पे अपने पास में शब्द है विसरण, और पादप कार्यकी के अंतर्गत सबसे पहले अपने को यही चीज़ नोट करनी है कि भाई पादपों के अंदर जो जल है उसका संबंध क्या है, जल किस प्रकार से पादप की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, किस प्रकार से उसकी स्थिति को बनाए रखता है, किस प्रकार से उसकी जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसको समझने के लिए अपने को इस शब्द के बारे में जानकारी करनी पड़ती है, यानी विसरण के बारे में। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो पदार्थ है उस पदार्थ में तीन प्रमुख अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस है। पदार्थ की प्रवृत्ति सबकी अलग अलग है, चाहे पदार्थ ठोस है, चाहे वो द्रव्य है, चाहे वो गैस है। सभी प्रकार की अवस्थाओं में विसरण का गुण तो पाया जाता है। पदार्थ की प्रकृति चाहे कैसी ही हो, पर सभी में कौन सा गुण मिलेगा आपको, विसरण का गुण मिलेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि जो पदार्थ होगा तो पदार्थ किन से मिलकर बना होगा, अणुओं से मिलकर बना होगा। और हम जानते हैं क्योंकि अणु जो होते हैं, सभी अणु गतिक अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करते रहते हैं। सभी प्रकार के अणुओं की प्रवृत्ति देखिए अलग अलग हो सकती है, कईयों में कम, जैसे ठोस के अणु, ठोस पदार्थ है उसमें इसकी प्रवृत्ति कम होगी, द्रव में उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, गैस में उससे अधिक, सबसे अधिक होगी, पर प्रवृत्ति सब में पाई जाती है। क्या होने की,
गति करने की। गति करने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा आप लोगों ने पढ़ी है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सब जगह शब्द आते हैं, गतिक ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा। फिक्स स्थान के ऊपर पदार्थ चाहे एक जगह पड़ा है तब भी उसमें ऊर्जा तो है ही, ठीक है, वो एक निश्चित स्थान पे है। और कोई पदार्थ यदि गति कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर कौन सी चल रही है? गतिज ऊर्जा चल रही है। तो यहाँ पर भी यही प्रवृत्ति है कि पदार्थ के जो अणु होते हैं उसकी गति किस दिशा में होगी, कैसे होगी, ये समझना जरूरी है। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई पदार्थ है वो अणु से मिलकर बना हुआ है, और हमने ये पढ़ा है कि जो पदार्थ के अणु है उसके अंदर क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा होगी तो वो क्या करेंगे? गति तो करेंगे। कोई पदार्थ कम गति करता होगा, कोई अधिक करता होगा, कोई उससे ज़्यादा करता होगा। अब दिशा क्या रहेगी, किस प्रकार से करेंगे वो? इसके लिए मूल रूप से अपने जीव विज्ञान में अपन ये देखते हैं कि हमेशा पदार्थ के अणु जो होते हैं, पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने की क्रिया को, गति करने की क्रिया को विसरण कहते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा है। यानी पदार्थ के जो अणु है वो गति तो करेंगे क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा है। अब वो गति करेंगे तो कैसे करेंगे, किस दिशा में करेंगे? इसके लिए वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो ये पाया कि हमेशा पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता, कम कह दीजिए या निम्न कह दीजिए की बात है, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दूसरे की सहायता के। मतलब इसमें ये प्रक्रिया स्वतः होती रहती है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, स्वतः हुई, कोई ऊर्जा खर्च नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ कौन सी ऊर्जा चल रही है? उस पदार्थ यानी जो कण है, वो जो पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर जो गतिक ऊर्जा है, उसी गतिक ऊर्जा के कारण ही ये पदार्थ क्या कर रहा है? अपनी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक क्षेत्र कौन सा? अधिक सांद्रता वाला, और दूसरा क्षेत्र कौन सा? कम सांद्रता वाला। सिंपल भाषा में आप देख लेते हैं, कई बार देखते हैं कि भाई पदार्थ के अणु, जैसे मैंने अभी वो आपको उदाहरण दिया कि भाई अगरबत्ती आपने एक कोने में जलाई, अब जिस कोने में, जिस जगह पर आपने अगरबत्ती जलाई है, वहाँ पर उस जो केमिकल है उसके अंदर जल रहा है, उस रसायन वो वाष्पशील होकर के जल रहा है, मतलब गैसीय अवस्था में आ गया। अब वहाँ पे उस अणुओं की सांद्रता क्या हो गई? अधिकतम हो गई, जबकि बाकी जो क्षेत्र अपना घर है वहाँ पे उस अणुओं की सांद्रता क्या है? कम है। हमने तो वहाँ से उठाया नहीं उसको, हमने कोई क्रिया नहीं की, अपने आप ही वहाँ से वो गैस के साथ, गैस के कण है वो अपने आप क्या होंगे? वहाँ से गति करेंगे और पूरे कमरे के हर कोने में, हर जगह पर उनके अणु वो फैलते जाएंगे। अब वो फैल रहे हैं अधिक सांद्रता क्षेत्र से कहाँ तक फैल रहे हैं? वो कम सांद्रता है, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर फैल रहे हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या नाम दे देंगे? विसरण यानी डिफ्यूजन कहते हैं। आपसे पूछे कि विसरण क्या है, तो हम परिभाषा क्या बता देंगे? पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता या निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करने की क्रिया या गति करने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम क्या सब कह देंगे? विसरण या फिर डिफ्यूजन कहते हैं। समझ में आगे बात? क्लियर है स्थिति? यानी विसरण पदार्थ के सभी अणुओं में तीन, क्योंकि हमने बताया भी तीन अवस्थाएं देखिए, अभी ठोस भी है पदार्थ, द्रव्य भी है और गैस भी है। अब ठोस के जो कण होंगे, आपने देखा होगा कि ठोस जो पदार्थ है उसमें उसके अणु बिल्कुल संघनित होते हैं, पास पास होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता। इस प्रकार से पदार्थ के अणु एक दूसरे के साथ में संघनित रूप से जुड़े रहेंगे। द्रव्य की अवस्था होगी
उसमें आपने देखा होगा कि द्रव्य क्या होगा, उसके अणु थोड़े थोड़े दूर दूर रहेंगे, ऐसे ऐसे। गैस की अवस्था होगी, उस गैस अवस्था में वो छितरे छितरे अणु वो आपको मिलेंगे। अब तीनों अवस्था में विसरण की क्रिया जरूर होगी, पर यहां जैसे ठोस के पदार्थ, ठोस के अणु है, उसके अंदर विसरण की दर थोड़ी धीमी रहेगी, होगा जरूर पर थोड़ा धीमा। इसके बाद द्रव्य में ठोस से अधिक, ठोस से क्या होगी, विसरण की दर सर्वाधिक होगी, उससे ठीक होगी। और सबसे अधिक यदि विसरण की दर होगी तो वो किसमें होगी, गैस के अणुओं में होगी, अर्थात उनकी जो गतिज ऊर्जा है। अब देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा वो पूरे अणु आपस में जुड़े हुए हैं, एक जगह समन्वित है, पिंड बना रखा है, इस कारण से इसके अंदर तो गतिज ऊर्जा बिल्कुल वो चिपके हुए रहेंगे, ये दूर दूर नहीं जा सकते। जबकि द्रव्य के अणु है वो बिल्कुल थोड़े दूर 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 है, इस कारण से वो टकरा करके जल्दी दूर भाग जाएंगे। और अंतिम गैस के अणु जो है वो अधिक मात्रा में क्या होंगे, दूर दूर फैलने की प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले पहला अपनी जो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं जो प्रभावित हो रही थी पदार्थ की जीव द्रव्य के अंदर, उसका पहला जो मुख्य गुण है वह कौन सा है, विसरण का गुण है। पादपों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे इसी के अंदर। सबसे पहले अपने को करना है कि भाई विसरण क्या चीज़ है, हमें विसरण की परिभाषा बतानी है। सबसे पहले परिभाषित करना है विसरण को। परिभाषा आप लिख देंगे, पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना। सांद्रता का मतलब आप समझ जाएंगे, देख लेंगे कि कोई भी पदार्थ के अणु है जो एक स्थान के ऊपर यदि अधिक संख्या में है, वो स्वतः ही कम क्षेत्र वाले स्थान की ओर क्या करेंगे, गमन करना शुरू कर देंगे। ये प्रवृत्ति स्वतः संपन्न हो रही है, अर्थात बिना किसी ऊर्जा के संपन्न हो रही है, कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। इस कारण से इस प्रकार की क्रिया कहलाती है भौतिक क्रिया, जिसमें हम कह सकते हैं एक प्रकार का निष्क्रिय प्रवाह। ऐसी क्रियाएं सजीव के शरीर में संपन्न होने वाली वो समस्त क्रियाएं जिनको संपन्न होने में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वतः ही वो संपन्न होती रहती है। इस प्रकार की क्रियाओं को हम क्या नाम देते हैं, निष्क्रिय क्रिया। यहाँ चूंकि विसरण की क्रिया में भी कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, स्वतः ही अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ के अणुओं का गमन हो रहा है, इस कारण से ये क्रिया भी कैसी है, एक प्रकार की निष्क्रिय क्रिया है। ध्यान रखिए, पदार्थ के जो अणु हैं उनकी प्रवृत्ति सदैव लगभग सबके अंदर मैंने पढ़ा है कि प्रवृत्ति होगी सबके अंदर, परंतु दिशा एक समान हो ये कोई जरूरी नहीं होता। विसरण के अंतर्गत आप ये भी देखेंगे कि विसरण की प्रवृत्ति तो सभी प्रकार के अणुओं में है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे गैस हो, कोई सी भी हो, सब में रहेगी। पर पदार्थ के अणुओं की दिशा एक समान हो ये कोई जरूरी नहीं है, विपरीत भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अपन कल्पना करें कि हमने एक गिलास लिया, इस गिलास के अंदर हमने पानी भर लिया, आधा गिलास किससे भर लिया, या हमने पानी यानी जल डाल दिया। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, विलेय पदार्थ मिला देंगे। विलेय के रूप में मान लीजिए आपने चीनी डाल दी, ठीक है। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में, कुछ समय बाद में स्वतः ही चीनी के जो कण है वो पानी के कणों के बीच में घुल जाएंगे और एक समान हो जाएंगे, सारा विलयन तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या बन गया अपने पास, विलयन। पानी क्या है यहाँ पे, विलायक के रूप में काम कर रहा है, और चीनी किसके रूप में काम कर रही है, विलय के रूप में काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए विसरण हुआ है, कौन सी क्रिया हुई है यहाँ पे, विसरण हुआ है, तभी तो ये आपस में विलयन बना। विसरण हुआ कि देखिए दोनों में प्रवृत्ति है, चीनी के अणु, चीनी ठोस है, अब ठोस है उसके अंदर भी प्रवृत्ति है घुलने की, इसमें भी विसरण की दर तो पाई जाएगी। पानी है उसके अंदर भी विसरण का गुण भी है, ये द्रवावस्था में। अब दोनों में प्रवृत्ति तो है, परंतु दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है कि चीनी का जो अणु है वो तो जल के अणुओं की तरफ गति करेगा, क्योंकि चीनी की सांद्रता जिस स्थान के ऊपर मान लीजिए यहाँ चीनी गिरी है वहाँ पे इसकी सांद्रता अधिक है। चीनी क्या करेगी, जल के अणुओं की तरफ फैलेगी, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे। और जल का अणु, क्योंकि जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, इस कारण से जल का अणु क्या करेगा, चीनी के अणुओं की तरफ आएगा। अर्थात क्या हो रहा है, चीनी घुलने का प्रयास कर रही है जल के अंदर, और जल
चीनी को घोलने का प्रयास कर रहा है। प्रवृत्ति दोनों में सेम है, अर्थात विसरण की प्रवृत्ति है, परंतु दोनों की दिशा क्या हो रही है, अलग अलग। तो हम कह सकते हैं कि एक ही तंत्र में, एक ही सिस्टम में, तंत्र का मतलब क्या है, हमारे पास एक सिस्टम कह सकते हैं अपन। आप एक जल की बूंद है उसको भी एक तंत्र मान सकते हैं। पानी की एक बूंद जो होती है वो भी अपने आप में एक सिस्टम है, तंत्र है। एक तालाब है वो भी अपने आप में एक सिस्टम है, तंत्र है। एक अपना कमरा है वो भी अपने आप में सिस्टम है। एक पूरा घर अपना एक सिस्टम है, अपना एक समाज, अपना गांव, अपना खेत, अपना बगीचा, जो भी है वो अपने आप में एक सिस्टम है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र है। और पारिस्थितिकी तंत्र में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, एक जैविक और दूसरा अजैविक। ये ध्यान रखिए, जैविक प्लस अजैविक घटक। कोई भी इकोसिस्टम होगा, पारिस्थितिकी तंत्र होगा, उस पारितंत्र में दो महत्वपूर्ण चीजें, यानी पारितंत्र किनसे मिलकर बना है, दो महत्वपूर्ण उसके अंदर घटक होंगे। एक जैविक घटक होगा, दूसरा अजैविक घटक होगा। और दोनों ही एक दूसरे पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ये दोनों की ही एक दूसरे के साथ दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त बन के रहते हैं, दोनों की एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया होती है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जब तक जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना के रखेंगे तब तक हमारा पारितंत्र शुद्ध रहेगा। और जिस दिन जैविक और अजैविक की दोनों की दोस्ती बिगड़ गई, मान लीजिए हमारा पारितंत्र भी क्या हो गया, बिगड़ गया। तो जब पारितंत्र बिगड़ जाता है तब आप सोच सकते हैं क्या होता है। कई विपदा, हम कहते हैं ना, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। ये प्राकृतिक आपदा आने के पीछे मूल कारण यही है कि हमारा पारितंत्र जो है, हमारा इकोसिस्टम है, वो क्या हो चुका है, असंतुलित हो चुका है। इसको संतुलित बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब भी अपना ही काम है, अपन मिलकर यदि इनको संतुलित बनाए रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और यदि हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे, इसकी दोस्ती तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो ज़रूर वो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अपने पास में एक गिलास के अंदर जो सिस्टम बना है, पारितंत्र बना है, इस गिलास के सिस्टम के अंदर भी हमारे पास में दो प्रकार के जैविक और अजैविक घटक दोनों मिले हुए हैं यहाँ पे। और इनके बीच में जो अंतरक्रिया हो रही है, वो अंतरक्रिया करने का गुण दोनों में ही है, परंतु दोनों की दिशाएं क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। एक प्रकार का सामान्य मिश्रण हो गया। परंतु कई बार हम ये भी देखते हैं कि सबकी दिशा अलग अलग भी हो सकती है और प्रवृत्ति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए अपने वायुमंडल को मान ले, वायुमंडल भी अपना क्या है, पारितंत्र ही है। अपना जो वायुमंडल है पूरा का पूरा, वो भी अपने आप में क्या है, पारितंत्र, इकोसिस्टम है। और हम जानते हैं कि हमारे पारितंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की गैसीय पदार्थ है वो पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से देखिए हम पढ़ते हैं कौन सी सबसे अधिक गैस कौन सी, 78% के आसपास नाइट्रोजन, 21 यानी 21% के आसपास क्या है, O2 है, 0.03% क्या रहेगी, CO2 रहेगी। इसके अलावा अन्य धूल, मिट्टी के कण, हाइड्रोजन मिक्स की जो गैसें हैं वो भी आप देखते हैं, वो सारी इसके अंदर पाई जाती है। पर अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे गैसों की जो प्रवृत्ति होती है, उनका जो विसरण होता है वो अलग अलग होता है। वो क्या रहेगा, अलग अलग। विसरण की प्रवृत्ति भी अलग अलग है, तो इनकी दिशा भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। जैसे हम कहते हैं कि भाई हम O2 अंदर ले रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर ले रहे हैं, CO2 को क्या कर रहे हैं, बाहर भी तो निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य जो भी गैसें हैं, उन सब गैसों का वितरण क्या रहेगा, अलग अलग, और उनकी प्रवृत्ति भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। यदि मान लीजिए विसरण की क्रिया के दौरान पदार्थ के अणुओं की प्रवृत्ति सेम हो, दिशा अलग अलग हो, तो वो सामान्य प्रकार का विसरण। यदि मान लीजिए गैसीय पदार्थों की प्रवृत्ति है और सभी के अंदर क्या हो, दिशा भी समान चल रही हो, दिशा भी क्या हो रही हो, प्रवृत्ति तो सेम है ही है, और दिशा भी समान रूप से चल रही हो, इसका मतलब वो कौन सा हो गया, स्वतंत्र प्रकार का विसरण। उसको क्या कह देंगे हम, स्वतंत्र विसरण कह देंगे। तो मूल रूप से अपने को विसरण की परिभाषा देखनी है कि विसरण क्या है, प्रवृत्ति क्या रहेगी, किस किस प्रकार से ये प्रभावित करेंगे एक दूसरे को। सबसे पहले परिभाषा बता दी आपने, उसके बाद विसरण के कण, जो अलग अलग कण है, ठोस, द्रव्य, गैस,
उनकी प्रवृत्ति बता देंगे आप कि किसमें कितनी है। सर्वाधिक विसरण की दर गैसीय पदार्थों में पाई जाएगी, उससे कम द्रव्य में और सबसे कम ठोस में। प्रवृत्ति जरूर होगी। अब हम बात करें कि वे विसरण की दर को कौन कौन से अणु प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। विसरण की क्रिया तो हो रही है, प्रकृति में स्वतः हो रही है। हमने पढ़ा कि भाई हमारा कोई योगदान नहीं है, स्वतः ही अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होती रहेगी, इनके अणुओं करते रहेंगे। परंतु कुछ ऐसे फैक्टर है, कुछ कारक है जिनकी सहायता से विसरण की जो दर होती है उसको कम या अधिक भी किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला जो कारक है वह हमारे पास टेम्परेचर यानी तापमान। पहला कारक कौन सा पढ़ लेंगे, तापमान। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया कि हमने एक गिलास लिया और उस गिलास के अंदर पानी भरा, पानी के अंदर हमने चीनी डाल दी, हमने छोड़ दिया इसको ऐसे ही। हमने देखा कि 30 मिनट लगे और 30 मिनट में चीनी के जो अणु थे वो उस पानी के अणु के साथ क्या हो गए, मिल गए और विलीन तैयार हो गया हमारा। अब इसी प्रयोग को आप दोबारा दोहराइए। हमने एक भाई क्योंकि कांच का गिलास है वो तो जल्दी फ्लास्क ले लीजिए, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया, उसके अंदर हमने चीनी डाल दी और नीचे बर्नर जला करके हमने उसको गर्म करना शुरू कर दिया। बर्नर जला के हमने क्या कर लिया, उसको गर्म किया। मतलब हमने टेम्परेचर सामान्य, एक तो सामान्य तापमान के ऊपर घटना घटित हो रही थी, स्वतः ही हो रही थी, तब भी विसरण हो रहा था। तब विसरण की क्रिया कितने समय में पूर्ण हुई, एक अनुमान के तौर पर हमने मान लिया कि 30 मिनट लगी आपको। परंतु यदि उसी प्रयोग को आपने नीचे इसके बर्नर जला करके उसको गर्म किया, हम देखेंगे कि ये 10 मिनट के अंदर ही क्या हो गया, चीनी के जो अणु थे वो उस पानी के अंदर घुल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे विसरण की दर भी बढ़ेगी। किसी में देख लीजिए आप, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी के अंदर ये प्रवृत्ति मिलेगी आपको कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो विसरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला कारक तो कौन सा हो आपका, तापमान, कि तापमान विसरण की दर को कैसे प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान, जैसे जैसे तापमान को बढ़ाएंगे विसरण की दर अधिक होगी और तापमान को घटाएंगे तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर स्थिति। दूसरा प्रमुख कारक जो काम करता है वह करता है विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व है। विसरित होने वाला पदार्थ, विसरित होने वाला पदार्थ जल हो चाहे चीनी हो, भाई यहाँ दो ही तो पदार्थ है हमारे पास में। आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। मैं तो एक बार चीनी लेके बैठ गया, पानी लेके बैठ गया। अब यहाँ पे विसरित होने वाला पदार्थ कौन सा है, जो भी विसरित होने वाला पदार्थ है उस पदार्थ का घनत्व कितना है, ये हमेशा उसकी विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर बराबर क्या होगी, विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ आर का मतलब है विसरण की दर और डी का मतलब है घनत्व यानी डेंसिटी। यदि घनत्व के आधार पर देखा जाए तो विसरित होने वाले पदार्थ का जो घनत्व होगा वो विसरण की दर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होगा। यदि घनत्व अधिक है तो विसरण की दर क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये दूसरा प्रमुख कारक है, पहला तापमान और दूसरा घनत्व। और तीसरा है पारगम्यता, भी कह सकते हैं आप उसको, या हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से विसरित होने वाला जो पदार्थ है उसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी। प्रवृत्ति का मतलब हमने पढ़ लिया है, पदार्थ ठोस है, सॉरी आप आगे में जगह प्रवृत्ति कर लीजिए उसको। विसरित होने वाले पदार्थ की प्रवृत्ति क्या है, किस प्रवृत्ति का है वो पदार्थ, ठोस है, एक द्रव है, गैस है, इसके आधार पर हमने पहले ही पढ़ लिया। यदि पदार्थ ठोस होगा तो विसरण की दर धीमी होगी, यदि पदार्थ द्रव अवस्था में है तो विसरण की दर ठोस से थोड़ी अधिक होगी, और यदि पदार्थ कैसा है, गैसीय अवस्था में है, तो विसरण की दर क्या होगी, सर्वाधिक होगी।
ये 3 प्रमुख कारक है जो विसरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। अर्थात यदि पदार्थ अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है तो उस क्रिया को तुमने नाम दे दिया है विसरण। और विसरण की क्रिया किन किन कारकों से प्रभावित हो सकती है? मुख्य रूप से तापमान से, घनत्व से और विसरित होने वाले पदार्थ की प्रवृत्ति से। अब बात आती है कि भाई इनका यूज कहाँ हुआ, क्योंकि हम तो टॉपिक और पाठ का नाम क्या था? पादपों में जल संबंध। तो पादपों में इस विसरण का काम है, तो ये कहाँ काम आया पादपों में, ये भी देखते हैं अभी। देखिए पादप के अंदर जो भी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है, एक पादप जो होता है उसकी जैविक क्रियाएं जो भी संपन्न होगी, अब संपन्न होने के लिए उसमें देखिए कोई विशिष्ट अंग तो है नहीं। जैसे मनुष्य है या अन्य जो भी जंतु है, उनके शरीर में विशिष्ट प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, परिसंचरण की, है ना। इन सब क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विशिष्ट प्रकार का सिस्टम बना हुआ है, विशिष्ट प्रकार का तंत्र बना हुआ है। उसी तंत्र के माध्यम से अलग अलग अंग है और सभी अंग मिल करके अपना अपना कार्य वो संपन्न करते हैं। उसी प्रकार से पादपों में यदि देखा जाए तो कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है, सिस्टम नहीं है, परंतु फिर भी यदि देखा जाए उसमें तो पादप में 3 प्रमुख अंग हम देखते हैं। हमने पढ़ा है शुरू से, भूमिगत भाग, जड़ यानी रूट, स्टेम यानी तना और लीफ, ये 3 प्रमुख भाग पढ़े। हमने ये पढ़ा है कि भाई पादप के लिए जल अति आवश्यक होता है। बिना जल के पादप अपनी वृद्धि नहीं कर पाता, बिना जल के पादप अपना अंकुरण भी नहीं कर पाएगा। मतलब सारी क्रियाएं जो भी है वो सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जल के ऊपर निर्भर है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पादप को जल की कम आवश्यकता हो और किसी को अधिक आवश्यकता हो। मृदुविद पादप जो भी होंगे उसको पानी की कम आवश्यकता होगी, जबकि समोद्भिद पादप होते हैं उनको अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। अब बात यह आती है कि पानी प्राप्त कहाँ से होगा? पादप को जल है वो प्राप्त कहाँ से होगा? इसके लिए हमने पढ़ा है कि पादप में एक सिस्टम पाया जाता है, संवहन तंत्र। कौन सा तंत्र? संवहन तंत्र पाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम। याद होगा आपको, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। और संवहन तंत्र के दौरान हमने 2 प्रमुख ऊतकों का अध्ययन किया था। आपको याद हो तो, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। पढ़ा है हमने 11वीं क्लास में ऊतक पढ़े थे, टिश्यूज, प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में हमने जटिल ऊतकों का अध्ययन किया था। और जटिल ऊतकों में हमने पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम होता है। याद आएगा कुछ? जाइलम हमने पढ़ा था, जाइलम मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना था। और जाइलम का जो काम था वह था मृदा से जल का अवशोषण कर पादप के शेष भागों तक पहुंचाना। पादप के जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्सों तक जल को पहुंचाना। फ्लोएम का हमने काम पढ़ा था, पर्ण के द्वारा तैयार भोजन, पर्ण द्वारा तैयार किए गए भोजन को पादप के शेष भागों तक पहुंचाना। यही पढ़ा हमने। यानी संवहन तंत्र में हमने 2 चीज़ें पढ़ी है, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम फ्लोएम का मूल जो काम हमने पढ़ा, जाइलम का काम जल का, सिंपल भाषा में कह दीजिए, जल का सेवन करना, और फ्लोएम का काम भोजन का सेवन करना।
यानी जल को एक दूसरे अंगों तक पहुंचाने का काम, प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम तो किसका होता है? जाइलम का। और फ्लोएम का काम होता है तैयार किया हुआ जो भोजन होता है उस भोजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना किसका काम होता है? फ्लोएम का काम होता है। तो किस प्रकार से कहाँ पर विसरण काम आया हमारे पास, क्योंकि हम तो विसरण का महत्व पढ़ रहे हैं कि विसरण का योगदान क्या है पादप में, किस प्रकार से जल के साथ जुड़ा हुआ है ये हमें पढ़ना है। तो थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी है, सर का आदेश है कि थोड़ा टाइम हो गया है, तो इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, सभी का धन्यवाद।